हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल गोदारा, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायोकेम 4 में बायोलॉजी सेक्शन का सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, द कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे विच डज नॉट सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो आप जानते हैं ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, वहां तक आपको नर्व रिंग मिलता है, उसके बाद आपको नर्व रिंग नहीं मिलता है। तो ट्रेकिया पर आपको मिलेगा, ब्रोंकाई पर मिलेगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल पर मिलेगा, बट टर्मिनल ब्रोंक्यूल के ऊपर आपको कार्टिलेजिनस सपोर्ट नहीं मिलता है। सो आंसर चला गया हमारा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन फीटस ब्रीथ नियर पार्चुरेशन, यानी प्रसव के निकट स्वस्थ मानव गर्भ में औसतन स्वांतन क्या होता है। तो बेटा देखिए, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और बिफोर द बर्थ कभी भी कोई भी फीटस जो होता है वो ब्रीथ नहीं करता है। आफ्टर पार्चुरेशन या फिर बर्थ के बाद ही फर्स्ट ब्रीथ वो लेगा, सो उसके अंदर ब्रीथिंग नहीं होती है। तो आंसर नंबर चला गया बेटा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर इज कॉल्ड। सामान्य श्वसन के दौरान अंतः श्वसित और निःश्वसित वायु का आयतन। तो सामान्य श्वसन की बात हुई है, यानी वो होती है टाइडल वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम होता है बेटा कितना, 500 ml पर ब्रीथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज इज, यानी उत्तकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है। तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजन में आंशिक दाब जो है उत्तकों में वो होता है 40 mmHg, और यही ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी आपको मिलता है। सो आंसर नंबर चला गया 4। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेशन और रीजन का। तो असेशन में क्या दे रखा है, कंपाउंड एपिथेलियम इज ऑलवेज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, यानी मल्टी लेयर्ड होती है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो उसका नाम रखा गया कंपाउंड एपिथेलियम। द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। मल्टीलेयर होने की वजह से वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो रीजन एसेशन का जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो आंसर चला गया बेटा फर्स्ट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ। तो बेटा देखो, हमारे जो लंग्स होते हैं उन लंग्स पर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तो लंग्स के क्लोज होती है, और दूसरा जो थोरेसिक लाइनिंग होती है, यानी ये पेराइटल है, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये बेटा विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। सो पेराइटल तो क्लोज में रहता है किसके, थोरेसिक लाइनिंग के, और विसरल लंग सरफेस के क्लोज में रहता है। तो लंग सरफेस कट गया, रिब्स कट गई, और उसके बाद एल्वलाई कट गया, तो आंसर चला गया कौन सा बेटा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। हाँ जी, असेशन और रीजन का क्वेश्चन फिर से आया। देखिए असेशन की बात करें, इफ द हेड ऑफ ए कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। बिल्कुल सही बात है कि कॉकरोच की गर्दन काट देने पर भी वो लगभग 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। उसका रीजन क्या हो सकता है, इन कॉकरोच द हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल और बेली साइड पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। सही बात है, कॉकरोच का जो मोस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम होता है वो बेली साइड की तरफ रहता है, यानी उसके उधर भाग की तरफ रहता है। हेड में बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, तो उसका जो हार्ट वगैरह होता है उसकी बीट को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें वहां से हो सकती हैं, क्योंकि हेड के अंदर बहुत ही छोटा सा नर्वस सिस्टम का उसका पार्ट रहेगा। सो असेशन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है वो असेशन का क्या कर रहा है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सो आंसर चला गया बेटा फर्स्ट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन असेशन रीजन का क्वेश्चन है बेटा। असेशन की क्या बात कर रहा है वो, इन फ्रॉग ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन ओनली। आप जानते हैं जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन की कंडीशन आती है, यानी ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता, यानी गर्मियों के अंदर मेंढक का नहीं दिखाई देना, सर्दियों के अंदर मेंढक का निष्क्रिय हो जाना, उस टाइम वो गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्किन से करता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है।
ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन देयर इज नो फ्री एयर अवेलेबल फॉर रेस्पायरेशन। बिल्कुल सही बात है, रेस्पायरेशन के लिए फ्री एयर अवेलेबल नहीं रह पाती है, क्योंकि वो या तो दलदली क्षेत्रों के अंदर मिलेगा आपको या फिर बिल के अंदर मिलेगा। तो जनरली वहां पर जो एयर है वो फ्री एयर नहीं मिल पाती है। तो फ्री एयर नहीं होने की वजह से उसको लंग्स वगैरह को काम में ना लेकर अपनी स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करता है। सो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बैठ रहा है किसका, इस एसेशन का। तो आंसर चला गया बेटा कौन सा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, क्या दिया है। द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, CO2 की घुलनशीलता क्या होती है। तो हम जानते हैं CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा। और हम ये भी जानते हैं जिस गैस का सोल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। सो 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर देखिए लोअर दे दिया, कट गया, इक्वल है, कट गया, और ये भी डन। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा, क्या दिया है। इन ह्यूमन, सॉरी असेशन और रीजन है, सॉरी असेशन और रीजन का क्वेश्चन आया अगेन। इन ह्यूमन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बिल्कुल सही बात है बेटा। 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। यानी 100 ml ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो उसके थ्रू 100 के थ्रू 20 ml ऑक्सीजन जो है वो कैरी की जा रही है। इसमें से 25% यानी अप्रोक्सीमेट 5 ml ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में टिश्यूज को डिलीवर की जाती है। बाकी जो है वो ब्लड के अंदर रिजर्व रहती है, उसको अपन रिजर्व इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml CO2। ये गलत हो गया क्योंकि बेटा ऑक्सीजनेटेड नहीं, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो असेशन करेक्ट है और रीजन क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। तो आंसर चला गया बेटा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा, क्या दिया 11। अगेन असेशन और रीजन का क्वेश्चन है, चेक करते हैं। चलिए, असेशन और रीजन का क्वेश्चन है। कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन फ्रॉम CO2 एंड वाटर इज वेरी फास्ट इन RBC एज कंपेयर टू द ब्लड प्लाज्मा। ऐसा क्यों होता है भैया, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करती है एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इससे कार्बोनिक एसिड बनता है। इज दैट क्लियर। तो ये बिल्कुल सही बात है। RBC कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एज कंपेयर टू द प्लाज्मा। बिल्कुल सही बात है, प्लाज्मा के अंदर जो है वो कम कंसंट्रेशन होती है और आरबीसी के अंदर ज्यादा। इसी वजह से कार्बोनिक एसिड जो है उसके फॉर्मेशन की रेट बहुत ज्यादा फास्ट होती है आरबीसी के अंदर। सो करेक्ट है दोनों ही, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका बेटा, असेशन का। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर ले जरा। द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में बी। तो हम सभी जानते हैं कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है वो 3 मेजर लेयर से बना होता है, और आप ये याद रखेंगे कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम का मतलब 1 mm से भी बहुत ही ज्यादा वो पतली रहती है, यानी अप्रोक्सीमेट 0.5 mm के आसपास वो मिल जाती है। सो विसरण कला की मोटाई क्या हो सकती है, 1.8 mm, 3 mm, 2.3 mm, 0.5 mm, क्योंकि 1 mm से बहुत ही ज्यादा कम रहती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्या, स्टेटमेंट बेस। स्टेटमेंट में क्या है बेटा, सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम मेनली प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब्स। जी नहीं, आउटर सरफेस पर नहीं होता, वो इनर सरफेस पर होता है। तो फर्स्ट हो गया बेटा गलत। बोथ कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्मॉल कैविटी और स्पेस, जिसको अपन क्या कहते हैं, लेक्यूना, उस स्पेस को मैट्रिक्स के स्पेस में वो आपको मिलती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ऐसा दिया हमारे के पास कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। इज दैट क्लियर। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इन फीमेल कॉकरोच ब्रूड पाउच फॉर्म्ड बाय द 3 स्टेरना। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं बेटा क्या कि एक होता है बोट शेप स्टेरना, उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टेरना साथ में मिलकर क्या करते हैं, उसके जेनाइटल चेम्बर या ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन करते हैं। इज दैट क्लियर। वो आपकी एनसीईआरटी की लाइन जिसमें आपको बोला गया है कि बोट शेप जो स्टेरना होता है वो नेक्स्ट 2 स्टेरना के साथ मिलकर क्या करता है, जेनाइटल चेम्बर बनाता है। इंसिजिंग रीजन फाउंड इन बोथ मैक्सिला ऑफ कॉकरोच। तो ऐसी बात तो कहीं होती नहीं है कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दोबारा देखें इसको।
इंसीजिंग रीजन, ओके। मैक्सिला दिया है बेटा, क्या दिया है? मैक्सिला। एक्चुअली वो मैक्सिला नहीं होते, वो मैंडिबल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये हो गया गलत और ये हो गया सही। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऐसा आंसर है बेटा कौन सा? थर्ड, ठीक है। मैंने इसको एक्चुअली है ना मैंडिबल पढ़ लिया था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द करेक्ट पाथवे ऑफ द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बाय अरेंजिंग द जंबल सेंटेंस इनटू ए मीनिंगफुल ऑर्डर। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ ऑर्डर दिए गए या कुछ सेंटर्स दिए गए, तो कौन सा किसको रेगुलेट करता है बात करते हैं ना। सबसे पहली बात तो ये कि जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला का, यही आपकी ब्रीथिंग को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो इसी के पास सिग्नल आने, यानी ये दिया हमको बी। इज दैट क्लियर? फिर बात आती है कि जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं आर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में। तो आर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं बेटा, वो CO2 एंड H+ आयन कंसेंट्रेशन के चेंज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। यानी ए जो होता है वो भी सिग्नल देता है किसको? बी को। कीमोसेंसिटिव एरिया इन मेडुला, यानी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर भी सिग्नल देते हैं किसको? बी को। एंड निमोटेक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन, तो निमोटेक्सिक सेंटर जो होता है बेटा पोन्स रीजन का, वो भी जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उसको सिग्नल प्रोवाइड करवाता है ताकि आपकी ब्रीथिंग जो है उसको मॉडरेट किया जा सके। तो ऐसा कोई सीक्वेंस अगर हमको इसमें मिल रहा है तो चेक कर लेते हैं। देखिए, डी सिग्नल दे रहा है सी को, लेकिन सी को सिग्नल नहीं देता बेटा, तो गलत हो गया। ए सिग्नल दे रहा है किसको? बी को, यहां तक ठीक है, और बी सिग्नल दे रहा है सी को, तो ये गलत हो गया। डी सिग्नल दे रहा है बी को, बिल्कुल सही बात है, डी सिग्नल दे रहा है बी को, ठीक है। ए सिग्नल दे रहा है बी को, ए सिग्नल दे रहा है बी को, और सी सिग्नल दे रहा है बी को, सी यानी सारे ही बी को सिग्नल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बिल्कुल ये ठीक लग रहा है अभी तक। डी सिग्नल दे रहा है ए को, तो यही गलत हो गया, तो आंसर चला गया बेटा कौन सा? थर्ड। कौन सा आंसर हो गया बेटा इसमें? अपना थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया, गिल्स सर्व एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन इन मेनी बोनी फिश। बहुत सी अस्थिल मछलियों में गिल्स जो होते हैं वो श्वसन अंग का भी काम करते हैं और उत्सर्जन का भी कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बोनी फिश वर्ड आ ही चुका है इसमें। मोस्ट क्यूटिकल स्किन आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म एंड फ्रॉग, हाँ बिल्कुल सही बात है। केंचुए और मेंढक के अंदर, तो केंचुए में तो आप जानते हैं मोस्ट क्यूटिकल होता है और मेंढक के अंदर त्वचा होती है, तो दोनों ही कथन सही है बेटा, तो आंसर चला जाएगा बेटा कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या बोला गया है। इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन द एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिकम रिलैक्स्ड। जी नहीं, ये रिलैक्स नहीं रहती है बेटा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर जो एब्डोमिनल मसल